ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और मैंने शायद ये भी बताया था कि ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या होती है जावा में। मैथ्स में हम लोग क्या रूल फॉलो कर रहे होते हैं? मैथ्स में हम लोग BDMS रूल फॉलो, बॉडमास रूल फॉलो कर रहे होते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट्स होते हैं हमारे पास, फिर उसके पास डिवीजन होती है, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन होती है, फिर सब्ट्रैक्शन होती है, और फिर एडिशन होती है। ठीक है, यहाँ सॉरी एडिशन होती है और सब्ट्रैक्शन होती है। कुछ ये रूल फॉलो कर रहे थे हम लोग। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या प्रेसिडेंस होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले नंबर पे हमारे पास होते हैं ब्रैकेट्स, जिसको मैं इस तरह से ब्रैकेट्स लिख देता हूँ। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास होते हैं, क्या होते हैं? डिवाइड। अब यहाँ पे डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस, तीनों की एक ही प्रेसिडेंस होती है, तीनों की सेम प्रेसिडेंस होती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या होता है हमारे पास? तीसरे नंबर पे होता है हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जी एग्जैक्टली, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये हमारे पास होती है अर्थमेटिक की प्रेसिडेंस। अब आते हैं, सवाल ये है कि लेट्स से मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे लेट्स से एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मेथड एक क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, लेट्स से अब सबसे पहले अब सवाल ये आता है कि अगर किसी ऑपरेशन में, अगर किसी इक्वेशन में ये दोनों एक साथ आ जाएं तो फिर क्या होगा? लेट्स से अगर ये तो हमें पता है कि अगर कोई इक्वेशन इस तरह से हो 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो अब इसमें से सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? सिंपल है, प्लस। प्लस सॉल्व होगा सबसे पहले, मल्टीप्लाई सॉल्व होगा ना सबसे पहले। देखो प्रेसिडेंस रूल देखो, नंबर 2 पर क्या है? प्लस नंबर 3 पर है, मल्टीप्लाई नंबर 2 पर है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। सबसे पहले 4 2 8 आंसर आएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या आंसर आएगा? यहाँ पे आंसर 8 आएगा, और फिर यहाँ पे 3 + 8, कुछ इस तरह से आंसर हमारा क्या बनेगा? आखिर पे 11 बनेगा। इस तरह से सॉल्व होगा। अगर यहीं पर ही लेट्स से यहीं पर ही डिवाइड होता, तो अब आंसर क्या आता? अब सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होता, यहाँ पे 2 आता, और फिर इनका रिजल्ट आता हमारे पास यहाँ पर 5। यहां तक पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। यहां तक क्लियर है? ओके, अब आता है सवाल कि अगर दोनों एक साथ आ जाएं, फिर दोनों एक साथ आ जाएं, फिर लेट्स से कि अगर मैं इक्वेशन कुछ इस तरह से लिख दूं 3/2। अब अगर दोनों एक साथ आ जाएं तो अब क्या होगा? क्योंकि अब सबसे पहले तो एक चीज पे ध्यान दो कि कोई भी कोड कंपाइलर किस तरह से पढ़ता है। कंपाइलर मतलब जो जावा का कंपाइलर है, जो इसे बाइट कोड में चेंज कर रहा होता है, वो कोई भी कोड किस तरह से पढ़ता है? वो कोई भी कोड पढ़ता है लाइन बाय लाइन। किस तरह से पढ़ रहा होता है? वो पढ़ रहा होता है लाइन बाय लाइन पढ़ रहा होता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन तो वो पढ़ रहा है, मतलब सबसे पहले वो ये लाइन पढ़ेगा, फिर ये लाइन पढ़ेगा, फिर ये लाइन पढ़ेगा, फिर ये लाइन पढ़ेगा। अच्छा, लाइन बाय लाइन के बाद और क्या कर रहा होता है? फिर पढ़ रहा होता है लेफ्ट टू राइट, मतलब यहां से पढ़ना शुरू करेगा और फिर आगे की तरफ चलता जाएगा। क्लियर है? मतलब कहां से पढ़ना शुरू कर, पहले तो लाइन बाय लाइन पढ़ेगा और फिर लेफ्ट टू राइट पढ़ेगा। यहां तक क्लियर है? तो अब जब वो ये हाँ सर। बोलो, सर इसमें जहाँ पे आपने सेकंड रूल पे बताया हुआ है मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में। अब जैसे ही यहाँ पर अब क्या है? अब मैंने क्या बोला था? लाइन बाय लाइन पढ़ता है और लेफ्ट टू राइट पढ़ता है। वो ने इसने इस लाइन को पढ़ा, इस लाइन को पढ़ा, इस लाइन को पढ़ा। अब जब इस लाइन को पढ़ेगा, अब इस लाइन को वो किस तरह पढ़ेगा? इस तरफ जाएगा ना पढ़ता हुआ। किस तरफ जाएगा? लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब यहां से पढ़ता हुआ इस तरफ को जाएगा। ओके, अब जब वो इस तरफ को पढ़ता हुआ जाएगा तो सबसे पहले उसने क्या पढ़ा? 3 × 4, 3 × 4। तो अब वो सबसे पहले, और दूसरी तरफ वो जाके फिर पढ़ेगा 4/2। दो चीजें उसने पढ़ ली। अब दोनों में से अब वो आके चेक करेगा हमारी प्रेसिडेंस का रूल, कि किसको ज्यादा प्रेसिडेंस है। अब उसने जब आके देखा कि डिवाइड और मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस सेम है, डिवाइड और मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस सेम है, तो अब वो अप्लाई करेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला रूल। अब वो ये चेक करेगा कि इन दोनों में से सबसे पहले कौन आया है। सबसे पहले मल्टीप्लाई आया कि डिवाइड आया? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले वो सॉल्व करेगा यहां पर मल्टीप्लाई को।
तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा यहाँ पर, 12 सॉल्व होगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और फिर उसके बाद रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 रिजल्ट आ जाएगा। तो ये किसके हिसाब से सॉल्व हुआ है प्रोग्राम, ये प्रोग्रामिंग के रूल के हिसाब से सॉल्व हुआ है। तो अगर यही मैथ के रूल के हिसाब से करते, लेट्स से यही प्रोग्राम अगर मैं मैथ के रूल के हिसाब से करूं, यहाँ पे मैथ के रूल के, तो मैथ के रूल के हिसाब से करूं, तो अब अगर मैं इसको अगर मैथ्स के रूल के हिसाब से कर रहा हूँ, तो मैथ्स के रूल के हिसाब से मैं सबसे पहले क्या सॉल्व करूंगा, मैं सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करूंगा। हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, हमें डिवाइड सॉल्व करना है सबसे पहले। तो देखो अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले अगर डिवाइड सॉल्व किया तो रिजल्ट क्या आएगा, 4 2 जा मतलब यहाँ पे क्या डिवाइड रिजल्ट आएगा, 2 आएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, और फाइनल रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 6। तो अब देखो रिजल्ट में कोई फर्क आ रहा है दोनों तरफ, रिजल्ट में क्या दोनों तरफ में से कोई फर्क आ रहा है, कोई भी फर्क नहीं आ रहा रिजल्ट में, दोनों तरफ में रिजल्ट दोनों तरफ सेम आ रहा है। तो बस फर्क सिर्फ इतना है कि ऑपरेटर की प्रेसिडेंस का रूल प्रोग्रामिंग की साइड में सबसे पहले ये सॉल्व होगा। ओके, अब इसी चीज को सबसे पहले कोई प्रैक्टिस करके, यहाँ पे मैं कुछ एक छोटे से प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को टास्क देता हूँ, उसमें प्रैक्टिस। ओके, तो इसके बाद आगे चलते हैं, आगे भी हमारे पास और भी ऑपरेटर्स होते हैं। इन ऑपरेटर्स के अलावा भी, ये तो हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स हैं, ये जो मैंने लिखे हैं ये है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये कौन से ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक, यानी कि जो आपको मैथमेटिक्स में वर्क देते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए यूज होते हैं, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं हमारे। ये तो हमें, एक सेकेंड, ये तो हो गए हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। पर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अलावा भी हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, और वो कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, वो होते हैं ऑपरेटर्स, लेट्स से इक्वल का ऑपरेटर, इक्वल का ऑपरेटर। अब यहाँ पे चौथे नंबर पे आता है असाइन का ऑपरेटर। ये इक्वल नहीं है, ये असाइन है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं हम लोग, असाइन कहते हैं। इक्वल कुछ और होता है, इक्वल इस तरह से होती है, वो आगे डिफाइन कर दूंगा, इक्वल इस तरह से होती है, ठीक है, ये इक्वल है, क्लियर है, इसे इक्वल कहते हैं। अब हम अब आसानी के लिए, क्योंकि मुझे इक्वल और असाइन लफ्ज मेरे जुबान पे जल्दी चढ़ता नहीं है, तो मैं अपनी आसानी के लिए इसे इक्वल कहता हूं, इसे डबल इक्वल कहता हूं। पर इंटरनली ब्रेन में मैं यही प्रोसेस कर रहा होता हूं कि ये असाइन है, यानी कि ये वैल्यू देने के लिए काम आता है, और ये कंपेयर के लिए काम आता है, क्लियर है। ये कंपेयर के लिए, ये कंपेयर करने के लिए यूज होता है, और ये किस लिए यूज होता है, ये वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होता है, क्लियर है यहां तक। सही। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप लोग इसे क्या पढ़ोगे, ये क्या चीज है, असाइन। असाइन ऑपरेटर है, और ये कौन सा ऑपरेटर है, ये इक्वल ऑपरेटर है, क्लियर है। और अगर कभी मैं भी इसका नाम क्या होता, ओके। अच्छा, टाइप कास्टिंग क्या होती है, टाइप कास्टिंग जावा में होती है 2 टाइप की। टाइप कास्टिंग क्या होती है कि आप किसी एक वेरिएबल की टाइप किसी और को दे रहे हो, किसी एक वेरिएबल की टाइप किसी और को दे रहे हो। लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है इंट टाइप का, ठीक है, मैं उसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूं स्ट्रिंग में, ठीक है। या मेरे पास एक वेरिएबल है, लेट्स से एक वेरिएबल है फ्लोट टाइप का, फ्लोट मतलब पॉइंट्स वाली वैल्यूज होती हैं, ठीक है, मेरे पास एक वेरिएबल है 2.4, बट अगर मैं उसे डायरेक्ट इंट में रखूंगा तो वो नहीं, मतलब नहीं हो सकता। तो इस हमारे पास टाइप कास्टिंग क्या होती है कि आप उसको किसी और टाइप का अज्यूम कर रहे हो, कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट वेरिएबल कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ उस वक्ती तौर के लिए अज्यूम होगा। मैं इसको समझा देता हूं और क्लियरली, इस तरह से समझ आ जाएगा। टाइप कास्टिंग की हमारे पास होती है 2 टाइप। सबसे पहली टाइप होती है हमारे पास इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। दूसरी हमारे पास होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अच्छा, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ये जावा का कंपाइलर हमारे लिए कर देता है। ये क्या क्या कर देता है, ये जावा का कंपाइलर हमारे लिए बाय डिफॉल्ट कर देता है, डन बाय जावा कंपाइलर, ठीक है। क्या इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हमें करने की नीड है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हमें करने की नीड नहीं है, ये जावा का कंपाइलर हमारे लिए खुद ब खुद कर देता है, इसको हमें करने की नीड नहीं है। अच्छा, अब ये होती कब है, सबसे पहला सवाल है
कि ये होती कब है और इसमें होता क्या है। टाइप कास्टिंग में आप बड़े वेरिएबल से छोटे वेरिएबल की, मतलब आप छोटे वेरिएबल का डेटा बड़े वेरिएबल में रख रहे हो। अब मैंने कल वाली क्लास में जब आप लोगों को चार्ट बताया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास सबसे स्मॉल को इंट कितने डिजिट स्टोर कर सकता है। लेट सपोज कितने डिजिट स्टोर कर सकता है इंट? 9 डिजिट स्टोर कर सकता है। इंट से बड़ा कौन होता है? इंट से बड़ा कौन होता है? लॉन्ग। लॉन्ग कितने डिजिट स्टोर कर सकता है? लॉन्ग हमारे पास लेट से अगर इंट 9 डिजिट स्टोर कर सकता है तो लॉन्ग हमारे पास 32 डिजिट स्टोर कर सकता है। ये मैं अभी इस क्लास की लास्ट में आपको दिखा देता हूं इनकी एग्जैक्ट साइज क्या होती है। मैं आपको क्लास के लास्ट में दिखा देता हूं। तो अब आप लोगों के पास एक छोटा सा जर्नल एक कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे पास कोई डेटा है, अगर मेरे पास कोई इंट टाइप का डेटा है तो इंट टाइप का डेटा कितने डिजिट का होगा? एटलीस्ट कितने डिजिट का होगा? एटलीस्ट इतने डिजिट का होगा। क्या मैं इसको इस लॉन्ग में रख सकता हूं? कम ऑन रिप्लाई। नहीं सर। क्यों नहीं रख सकता? देखो मेरी बात सुनो, डिजिट्स कितने हमारे पास? इंटीजर के कितने डिजिट्स हैं? नहीं, इंट पे रख सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले इस चीज को समझो। फिलहाल इन टाइप को छोड़ दो, फिलहाल टाइप को छोड़ दो। सबसे पहले देखो ये कितने डिजिट्स हैं? 5 डिजिट्स हैं। 5 डिजिट्स हैं। मैं 5 डिजिट किसी ऐसी जगह पे रख सकता हूं जो 32 डिजिट स्टोर करता हो? हाँ सर, रख सकते हैं, इजीली रख सकते हैं, क्योंकि मैं 5 डिजिट किसी ऐसी जगह पे रख सकता हूं जो 32 डिजिट स्टोर कर सकता हूं। अच्छा, अगर मेरे पास कोई ऐसा डिजिट हो, मतलब लेट से मेरे पास एक डिजिट्स है, लेट से मेरे पास ये डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स हैं। अब ये कितने डिजिट्स हैं? एटलीस्ट इंट 9 से तो ज्यादा है, एटलीस्ट 9 से तो ज्यादा है। ठीक है, अब अगर ये डिजिट्स मैं इंट में रखने जाऊं तो मेरा डेटा लॉस होगा? यस सर, होगा। डेटा लॉस होगा, क्योंकि इंट क्या करेगा? इसके स्टार्टिंग के 9 डिजिट उठा लेगा, स्टार्टिंग के 9 डिजिट्स उठा लेगा। बाकी डिजिट्स कहां जाएंगे? बाकी डिजिट्स तो लॉस हो गए, काउंट ही नहीं करेगा। बाकी डिजिट्स तो लॉस हो गए, तो बाकी डिजिट्स लॉस हो गए। तो अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि लॉस होने वाला और ना लॉस होने वाला कॉन्सेप्ट। ये यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब आते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अब एक चीज तो अज्यूम कर लो, एक चीज तो समझ लो कि जब हम लोग छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में जा रहे होते हैं, जब हम लोग स्मॉल डेटा टाइप से जंप करके बड़े डेटा टाइप में जा रहे होते हैं, मतलब लार्ज डेटा टाइप में जा रहे होते हैं, तब क्या होती है? तब हमारे पास होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ये हमें करने की नीड नहीं है, ये जावा का कंपाइलर हमारे लिए खुद ही कर देता है। क्लियर है यहां तक? सही है। क्योंकि डेटा का लॉस तो नहीं हो रहा ना, यहाँ पे डेटा का लॉस तो हो ही नहीं रहा, किसी एंगल से डेटा का लॉस तो हो रहा है यहाँ पे हमारे पास। एक सेकेंड, अब इंट में ये कितने नंबर स्टोर होंगे? इनमें से कुछ ही नंबर स्टोर हो पाएंगे, कुछ ही नंबर स्टोर हो पाएंगे। लेट्स से ये स्टार्टिंग के ये नंबर स्टोर हो गए, लेट्स से ये नंबर स्टोर हो गए इंट में, ठीक है, ये नंबर स्टोर हो गए। अब बाकी का डेटा हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, बाकी का डेटा डिस्ट्रॉय हो गया। तो अगर हम लोग ये खुद नहीं लिखेंगे तो जावा का कंपाइलर हमारा ये डेटा लॉस ना हो जाए, हमें ऐसा नहीं करने देगा। यहां तक क्लियर है?